क्या हो अगर मैं कहूं कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का सबसे बड़ा दिमाग वो इंसान जिसने पूरी दुनिया को दर्शन सिखाया, वो असल में शुरुआत में एक चौड़े कंधों वाला पहलवान था। हाँ, ये सुनकर सच में थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल। हमारी आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत इसी चौंकाने वाले तथ्य से होती है। नमस्कार और आज के हमारे इस नए डीप डाइव में स्वागत है। और आज हमारे पास पश्चिमी राजनीतिक चिंतन से जुड़े कुछ बेहद प्रामाणिक स्रोत और नोट्स हैं। हमारा मिशन है प्लेटो के विचारों की गहराइयों में उतरना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इससे पहले कि हम इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाएं, मैं चाहता हूं कि हम सब एक बेहद सजीव और विस्तृत दृश्य की कल्पना करें। एक विजुअल इमेजिनेशन। हाँ, सोचिए हम आज से हजारों साल पहले प्राचीन ग्रीस के क्लासिकल एथेंस में खड़े हैं। हमारे सामने सफेद संगमरमर के खंभों वाला एक बहुत ही भव्य खुला हुआ प्रांगण है। वास्तुकला सच में अद्भुत रही होगी। बहुत ही शानदार। और इस शांत माहौल के बीचों बीच एक ज्ञानी दार्शनिक खड़ा है। उसने पारंपरिक सफेद यूनानी चोगा पहना हुआ है, हाथ में एक पुराना स्क्रॉल है और वो छात्रों के छोटे समूह से बहुत ही विचार मग्न होकर बात कर रहा है। और अगर हम इस दृश्य में थोड़ा और गहराई से देखें तो इसमें बहुत गहरे प्रतीक छिपे हैं। कैसे प्रतीक? मतलब कल्पना कीजिए कि ऊपर से एक सुनहरी चमकती भी रोशनी आ रही है। ये सॉफ्ट और ड्रामेटिक रोशनी प्लेटो के मशहूर वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स यानी विचारों की दुनिया और परम सत्य का प्रतीक है। अच्छा, वो आइडियल रियलिटी वाली बात। बिल्कुल। और इसी बैकग्राउंड में एक अंधेरी गुफा की छवि भी है जहां टूटती हुई जंजीरें दिख रही हैं। ये उनकी प्रसिद्ध एलिगरी ऑफ द केव को दर्शाती हैं, जो ज्ञान के माध्यम से मिलने वाली आजादी का प्रतीक है। ये गुफा वाली कहानी मैंने बहुत बार सुनी है, लेकिन सच कहूं तो ये हमेशा बाउंसर जाती है। इस अंधेरी गुफा और टूटती जंजीरों का असल में मतलब क्या है? इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। प्लेटो कहते हैं कि कल्पना कीजिए कुछ लोग बचपन से एक गुफा में जंजीरों से बंधे हैं। ठीक है। उन्होंने सिर्फ गुफा की दीवार देखी है। उनके पीछे आग जल रही है और कुछ लोग उस आग के सामने से चीजें लेकर गुजरते हैं जिनकी परछाई दीवार पर पड़ती है। तो उन लोगों को सिर्फ परछाइयां ही दिख रही हैं। एग्जैक्टली। अब उन बंधे हुए लोगों के लिए वो परछाई ही दुनिया का परम सत्य है। उन्हें लगता है कि यही असली दुनिया है, क्योंकि उन्होंने और कुछ देखा ही नहीं है। सही कहा। लेकिन जब किसी एक इंसान की जंजीर टूटती है, वो मुड़कर रोशनी को देखता है और गुफा से बाहर आता है, तब उसे समझ आता है कि अरे, असली दुनिया तो कुछ और ही है। क्या बात है! मतलब वो अज्ञानता के अंधेरे से आजाद हो गया। हाँ, और वो इंसान जो पहली बार सच्चाई देखता है, वो एक दार्शनिक है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही आजादी और ज्ञान है। हमें समझना है कि उनका न्याय का सिद्धांत क्या था, आदर्श राज्य कैसा था और ये आज कैसे प्रासंगिक है। बिल्कुल। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत उसी पहलवान वाली बात से करते हैं। हाँ, ये एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जो अक्सर एकेडमिक किताबों में छिप जाता है। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस के एक बहुत ही कुलीन और अमीर परिवार में हुआ था। राजनीति से जुड़े हुए लोग थे वो। बहुत रसूखदार। और उनका असली नाम एरिस्टोक्लीस था। लेकिन चूंकि वो जवानी में बहुत अच्छे स्वास्थ्य वाले और चौड़े कंधों के एथलीट थे, इसलिए उनके व्यायाम शिक्षक ने उन्हें प्लेटो नाम दिया। और प्लेटो का मतलब क्या होता है? यूनानी भाषा में प्लेटो का मतलब ही होता है चौड़ा या चपटा, और यही निकनेम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक इतने पावरफुल राजनीतिक परिवार से होने के कारण तो उनका राजनेता बनना लगभग तय था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो फिलोसोफर बन गए? हमारे नोट्स बताते हैं कि उस समय एथेंस की हालत बहुत खराब थी। एथेंस और स्पार्टा के बीच लगातार 30 सालों तक एक विनाशकारी युद्ध चला था। पेलोपोनेशियन युद्ध, राइट? हाँ, इस युद्ध ने एथेंस की पूरी चमक को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन सिर्फ युद्ध ने उन्हें नहीं बदला, उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थे उनके गुरु सुकरात। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुकरात का प्रभाव ही वो धुरी है जिस पर प्लेटो का पूरा दर्शन घूमता है। सुकरात कोई आम इंसान नहीं थे। वो एथेंस की सड़कों पर लोगों से तीखे सवाल पूछते थे, लोगों को सोचने पर मजबूर करते थे। बिल्कुल। लेकिन एथेंस के तत्कालीन लोकतंत्र को ये बात पसंद नहीं आई। उस समय के नेताओं ने सुकरात पर युवाओं को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया और बहुमत से वोटिंग करके उन्हें जहर पीने की सजा सुना दी। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आज के समय में हम किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक या सबसे बुद्धिमान इंसान को सिर्फ इसलिए फांसी दे दें
क्योंकि भीड़ को उसकी बातें समझ नहीं आ रही हैं। ये कितना भयानक है। ये घटना 399 ईसा पूर्व में हुई थी और इसने प्लेटो को अंदर तक तोड़ दिया। इस घटना ने प्लेटो के मन में उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति इतनी गहरी नफरत पैदा कर दी कि उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। उन्होंने ठान लिया कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां ज्ञानी लोगों की कद्र हो। हाँ, उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसे आदर्श राज्य की रूपरेखा बनाएंगे जहां सुकरात जैसे ज्ञानी इंसान को कभी मौत की सजा ना मिले, बल्कि वो इंसान देश पर राज करे। और सुकरात का वो एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत भी था। हाँ, सद्गुण ही ज्ञान है, यानी वर्च्यू इज नॉलेज। इसका सीधा मतलब है कि जो सही ज्ञान रखता है वही सही और नैतिक काम कर सकता है। और प्लेटो ने इसी विचार को अपनी सबसे महान रचना द रिपब्लिक की नींव बना दिया। बिल्कुल। अब अगर हम उनके आदर्श राज्य को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि राज्य या देश असल में होता क्या है। प्लेटो का नजरिया बहुत ही अनोखा था। हाँ, वो राज्य को किसी भौगोलिक क्षेत्र या चट्टानों से बना हुआ नहीं मानते थे। उनका एक बहुत ही शानदार कोट है, राज्य व्यक्ति का ही वृहत रूप है, मतलब स्टेट इज द इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसका मतलब है कि देश वैसा ही होता है जैसे वहाँ के लोग होते हैं। इसे आज के संदर्भ में समझना बहुत आसान है। अगर किसी समाज के ज्यादातर लोग लालची हैं तो उस देश का सिस्टम अपने आप भ्रष्ट हो जाएगा। और अगर लोग ईमानदार और अनुशासित हैं तो राज्य भी वैसा ही होगा। इसी बात को गहराई से समझाने के लिए प्लेटो ने मानव आत्मा का एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। उनके अनुसार इंसान की आत्मा में 3 मुख्य तत्व होते हैं। पहला है विवेक या बुद्धि, दूसरा है साहस या उत्साह और तीसरा है तृष्णा या भूख। ये तो कुछ आधुनिक मनोविज्ञान जैसा लग रहा है, जैसे फ्रॉइड के विचार हों। एकदम सही तुलना है। प्लेटो ने इन्हीं 3 आध्यात्मिक तत्वों के आधार पर समाज को 3 अलग-अलग वर्गों में बांट दिया। वो 3 वर्ग कौन से थे? जिन लोगों के अंदर विवेक सबसे ज्यादा होता है वे दार्शनिक या शासक वर्ग में आते हैं। जिनमें साहस कूट-कूट कर भरा होता है वे सैनिक वर्ग का हिस्सा बनते हैं। और जो तीसरा तत्व है तृष्णा, जिन लोगों में भौतिक इच्छाओं या धन कमाने की प्रधानता होती है वे उत्पादक वर्ग में आते हैं, जैसे किसान, व्यापारी और कारीगर। रुको, यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है। बताइए। अगर हम आज के न्याय की बात करें तो उसका मतलब है सबको समान अधिकार मिलना, अदालत, जज, संविधान, यही न्याय है। लेकिन प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वो तो बिल्कुल अलग लग रहा है। वो अलग कैसे लग रहा है? मतलब अगर मेरे अंदर तृष्णा है और मैं किसान हूं तो मैं जिंदगी भर सिर्फ खेती करूंगा, देश कैसे चलेगा इसमें मेरी कोई आवाज नहीं होगी? क्या ये न्याय है या तानाशाही? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और आधुनिक दिमाग को ये बात खटकती भी है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि प्लेटो का न्याय आज के कोर्ट कचहरी वाले न्याय से बिल्कुल अलग है। तो उनके हिसाब से न्याय क्या है? ये एक नैतिक अवधारणा है। इसे कार्य विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन का सिद्धांत कहा जाता है। प्लेटो का मानना था कि हर इंसान हर काम के लिए नहीं बना है। अच्छा। न्याय का मतलब है कि समाज का हर वर्ग अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार अपना काम करे और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरे वर्ग के काम में बिल्कुल दखलंदाजी ना करे। मतलब एक मोची सिर्फ जूते बनाए, वो सेना को कमांड करने की कोशिश ना करें। एग्जैक्टली। शासक केवल शासन करे क्योंकि उसके पास विवेक है, सैनिक केवल रक्षा करें क्योंकि उसके पास साहस है, और उत्पादक केवल उत्पादन करें। हाँ, प्लेटो का तर्क था कि जब ये तीनों वर्ग अपना अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तब समाज में एक परफेक्ट हार्मनी यानी संतुलन बन जाता है। इसी एकता और शांति को प्लेटो न्याय कहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया कि संतुलन जरूरी है, लेकिन एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल ये उठता है कि ये तय कैसे होगा कि कौन राजा बनेगा और कौन किसान? बिल्कुल, किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता। हाँ, इसका जवाब प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली में दिया है और ये हिस्सा सच में हैरान करने वाला है। स्रोतों से पता चलता है कि उस समय एथेंस में शिक्षा परिवार का निजी मामला था। राज्य का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। वही स्पार्टा में शिक्षा राज्य के नियंत्रण में थी, लेकिन वो सिर्फ सैन्य ट्रेनिंग थी ताकि अच्छे सैनिक बन सकें। लेकिन प्लेटो ने इन दोनों मॉडल्स की कमियों को देखा और उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या नया किया? उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जो राज्य द्वारा नियंत्रित था और जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों विकास शामिल थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही वो मशीन है जो ये फिल्टर करेगी कि कौन किस वर्ग में जाएगा। और इसमें जो गणित का महत्व है वो तो दिमाग हिला देता है।
नोट्स में एक बहुत ही गजब का फैक्ट है। प्लेटो की एक अकादमी थी जिसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय कहा जाता है, हाँ बिल्कुल। और उस अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिखा था, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश ना करे। मतलब बिना मैथ्स के फिलॉसफी नहीं पढ़ सकते। गणित को इतना महत्व देने के पीछे एक बड़ा कारण था। गणित इंसान के दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित करता है। ये लॉजिक से सोचना सिखाता है, जो एक शासक के लिए जरूरी है। बिल्कुल। अब अगर हम इस शिक्षा प्रणाली को देखें तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। पहले 20 साल तक शारीरिक शिक्षा और संगीत, फिर एक बड़ा एग्जाम। जो फेल हुए वो किसान या व्यापारी बन गए, और जो पास हुए वो अगले 10 साल तक विज्ञान और गणित पढ़ते हैं। 30 साल की उम्र तक सिर्फ पढ़ाई। और सफर यहीं खत्म नहीं होता। 30 की उम्र में एक और कठिन परीक्षा होती है। जो इसे पास करते हैं उन्हें अगले 5 सालों तक द्वंद्वात्मक पद्धति यानी डायलेक्टिक्स और दर्शन की गहन शिक्षा दी जाती है। ये डायलेक्टिक्स क्या है? डायलेक्टिक्स को अगर आसान भाषा में कहें तो ये तर्क वितर्क के जरिए सच्चाई तक पहुंचने की कला है। विरोधाभासी विचारों पर बहस करके सत्य को खोजना। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? 35 साल की उम्र में डायलेक्टिक्स पढ़ने के बाद वो इंसान राजा बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लेटो का मानना था कि जो इंसान सिर्फ थ्योरी जानता है वो अच्छा शासक नहीं बन सकता। तो फिर क्या होता है? इसलिए 35 साल की उम्र में प्लेटो उन्हें अगले 15 सालों के लिए दुनिया के थपेड़े खाने और व्यवहारिक अनुभव लेने के लिए समाज की खुली पाठशाला में भेज देते हैं। 15 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हाँ, और जो व्यक्ति जीवन के संघर्ष में भी खरा उतरता है, जिसे लालच या धन भ्रष्ट नहीं कर पाता, वही 50 वर्ष की आयु में एक दार्शनिक शासक तैयार होता है। आधी सदी की तपस्या। 50 साल की ट्रेनिंग के बाद तैयार हुआ ये शासक सच में विवेक की जीवित प्रतिमूर्ति होगा। वो स्वार्थ और धन के मोह से मुक्त होगा। और यही वजह है कि प्लेटो कहते हैं कि ऐसा दार्शनिक शासक किसी भी कानून या संविधान से ऊपर है। उसका ज्ञान ही राज्य का सबसे बड़ा कानून है। लेकिन प्लेटो ये भी जानते थे कि सत्ता का नशा किसी को भी भ्रष्ट कर सकता है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। बहुत ही ज्यादा। शासकों को करप्शन से बचाने के लिए प्लेटो ने साम्यवाद का विचार दिया। लेकिन श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये आधुनिक साम्यवाद या कार्ल मार्क्स वाले कम्युनिज्म जैसा नहीं है। सही कहा। प्लेटो के इस व्यवस्था को अर्ध साम्यवाद या हाफ कम्युनिज्म कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरे समाज पर लागू नहीं होता। ये उत्पादक वर्ग पर नहीं, बल्कि केवल शासक और सैनिक वर्ग यानी अभिभावक वर्ग पर लागू होता है। और इसमें संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद शामिल है। हाँ, शासक वर्ग के पास अपनी कोई निजी संपत्ति, घर या प्राइवेट जमीन नहीं होगी। वे बैरकों में रहेंगे और साथ भोजन करेंगे। इसका उद्देश्य तो साफ है, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और स्वार्थ को दूर रखना। जब कुछ अपना होगा ही नहीं तो इंसान किसके लिए स्वार्थी बनेगा? बिल्कुल। और प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए परिवार का भी साम्यवाद कर दिया। राज्य ही उनका परिवार होगा। मतलब कोई शादी नहीं होगी, बच्चे पैदा होने के बाद तुरंत राज्य के पालन गृहों में भेज दिए जाएंगे। हाँ, ताकि शासक कभी भी किसी एक बच्चे के फायदे के लिए पूरे राज्य का नुकसान न करे। वो हर बच्चे को अपना माने। ये तो सच में क्रांतिकारी है। लेकिन इसी साम्यवाद के अंदर एक ऐसा विचार भी था जिसने प्लेटो को अपने समय से बहुत आगे का विचारक बना दिया, महिलाओं की समानता। ये सच में उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। उस प्राचीन युग में भी प्लेटो ने माना कि शारीरिक अंतरों के बावजूद मानसिक क्षमता में पुरुष और महिलाएं समान हैं। शासक और सैनिक बनने का अधिकार महिलाओं को भी दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह घर की रखवाली के लिए नर और मादा कुत्ता दोनों समान रूप से योग्य होते हैं, उसी तरह राज्य चलाने के लिए महिलाएं भी योग्य हैं। उस जमाने में फीमेल फिलोसोफर किन की बात करना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, ऐसे चरम विचार विवादों को जन्म देते हैं। 20वीं सदी के कुछ आधुनिक विचारकों ने इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन किया और गंभीर आलोचनाएं की। हाँ, और हमें इन आलोचनाओं का भी बिना कोई पक्ष लिए निष्पक्ष विश्लेषण करना चाहिए। कुछ विचारकों जैसे कार्ल पॉपर ने प्लेटो को पहला फांसीवादी मान लिया। ऐसा आरोप इसलिए लगा क्योंकि प्लेटो ने लोकतंत्र का विरोध किया, राज्य को पूर्ण सत्ता दी और एक व्यक्ति यानी दार्शनिक राजा की तानाशाही का समर्थन किया। और इसके बिल्कुल उलट मैक्सी जैसे विचारकों ने उन्हें पहला साम्यवादी कह दिया, क्योंकि उन्होंने शासक वर्ग के लिए निजी संपत्ति और वर्ग विभाजन को खत्म करने की बात की। तो अब एक ही इंसान को कोई फसीवादी कह रहा है और कोई कम्युनिस्ट। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें और स्रोतों के आधार पर समझें तो प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक है, आर्थिक नहीं।
मार्क्स का साम्यवाद शोषित वर्ग के लिए था, प्लेटो का शासक वर्ग के त्याग के लिए। ये भोग का नहीं बल्कि त्याग का साम्यवाद था। सही कहा। इसी तरह फासीवाद बल और हिंसा पर टिका है, जबकि प्लेटो का राज्य पूरी तरह से विवेक, सत्य और नैतिकता पर टिका है। पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं बल्कि सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए अगर हम देखें तो प्लेटो का द रिपब्लिक सिर्फ एक राजनीतिक किताब नहीं बल्कि मानव आत्मा और न्याय का एक महाकाव्य है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। कैसा सवाल? क्या प्लेटो, जिन्होंने जीवन भर दार्शनिक शासक के आदर्श राज्य का सपना देखा, कभी इसे हकीकत में बदल पाए? नोट्स बताते हैं कि वो अपने अंतिम वर्षों में सिराक्यूस के राजा को दार्शनिक बनाने में बुरी तरह विफल रहे थे। राजा को ज्ञान से ज्यादा सत्ता में दिलचस्पी थी। और इसी निराशा ने उन्हें अपने अंतिम ग्रंथ लॉज को लिखने पर मजबूर किया, जहां उन्होंने दार्शनिक राजा के बजाय कानून के शासन को मान लिया और निजी संपत्ति की भी अनुमति दे दी। मतलब जीवन के अंत में आकर उन्होंने एक समझौता किया। हाँ, ये सच में सोचने वाली बात है और इसी से हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारोत्तेजक बिंदु छोड़ना चाहते हैं। वो क्या है? क्या चरम आदर्शवाद यानी प्योर आइडियलिज्म कभी भी व्यावहारिक वास्तविकता के सामने टिक सकता है या फिर इंसानी दुनिया में हमेशा एक समझौते की आवश्यकता होती है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है जिस पे सबको खुद विचार करना चाहिए। इसी विचार के साथ हमारी आज की एक गहन चर्चा यहीं संपन्न होती है। उम्मीद है इस बौद्धिक यात्रा में आप सभी को आनंद आया होगा।